नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस साप्ताहिक डिस्कशन में हम लोग ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनकी आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत अधिक है। इसी क्रम में हम लोग अपने टॉपिक की आज शुरुआत करेंगे नीलगिरी तहर परियोजना से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है और नीलगिरी में पाए जाने वाले तहर के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट परियोजना है। अगर नीलगिरी तहर की बात करें तो ये आयुसीएन के द्वारा संकटाग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और केरल के इराविकुलम नेशनल पार्क में इसका सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी तहर की जो सर्वाधिक संख्या है वो केरल में पाई जाती है, लेकिन ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की बात हुई है तो यहाँ से इसके सबसे ऊंचे शिखर का नाम याद रखिए, डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो इसका निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है और यहाँ का जो गठन हुआ था इस राज्य का वो 1956 में हुआ था। राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्यसभा और लोकसभा की सीटें 12 और 28 हैं। 12 राज्यसभा में और 28 लोकसभा में। राज्यसभा में हमेशा सीटें कम होती हैं और लोकसभा में हमेशा सीटें ज़्यादा रहेंगी। तो आप ये 12 और 28 फैक्ट याद रखिए। केरला के ही बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं। केरला लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट लौह अयस्क की खानों के बारे में देख लेते हैं। तो आप कर्नाटका में ये जो ट्रायंगल नुमा क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए जाना जाता है और यहाँ से आपको 4 साइटों के बारे में याद रखना है। सबसे पहले बेलारी, उसके बाद चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर और कुदेरमुख। इसे आप KBC के नाम से याद रख सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? के से हो जाएगा आपका कुदेरमुख, बी से हो जाएगा बेलारी और सी से हो जाएगा चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग। तो ये KBC से आप याद रखिए कर्नाटका की 3 प्रमुख लौह अयस्क की खानें। लुइज इनासियो लूला डिसल्वा की अगर बात करें तो ये ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, तीसरी बार इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ब्राज़ील से 0 डिग्री यानी इक्वेटर भूमध्य रेखा गुजरती है, ये फैक्ट याद रखिए। और इसके उत्तर में अमेजन नदी बहती है, एकदम यहाँ से बीचों बीच में अमेजन वर्षा वन से, ये आप याद रखिएगा। अमेजन वर्षा वन को धरती के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है और दुनिया के 60% अमेजन वर्षा वन जो हैं वो यहीं ब्राज़ील में अवस्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया यहाँ पर अवस्थित है, ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। और ब्राज़ील अपने कॉफ़ी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का एक बंदरगाह शहर है जो कि यहाँ पर अवस्थित है, संतोष, SANTOSH, सेंटोस। ये कॉफ़ी बंदरगाह है, यहाँ से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की अगर बात करें तो 2023 को दुनिया भर में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसका नेतृत्व भारत के द्वारा किया जा रहा है। भारत ने 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया था। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और भारत में भी अगर बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर UPPCS के द्वारा पूछा गया है। तो आप यहाँ से 108वीं ये याद रखिएगा, 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी के बीच में तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया। इसकी अगर थीम की बात करें तो थीम है इसकी महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बाल विज्ञान कांग्रेस और जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन इसी के साथ किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना
1914 में की गई थी, यानी बहुत पुरानी संस्था है ये, और 1914 से लेके अभी तक इसका वार्षिक रूप में आयोजन होता रहता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन इस साल कहाँ पे हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा, नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो स्मृति मंधाना को इसमें नॉमिनी सूची के रूप में शामिल किया गया है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आईसीसी की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय दुबई में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में अवस्थित है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े अभी सामने आए हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से भारत का कॉफ़ी में निर्यात 1.66% बढ़ा है, ये आपको याद रखना है। और भारत के प्रमुख कॉफ़ी निर्यात गंतव्य की अगर बात करें तो इटली, जर्मनी और रूस हैं। ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सबसे अधिक कॉफ़ी का निर्यात किस देश को करता है, तो आपको इटली को अपने ऑप्शन के रूप में चूज करना है। यहीं पर ही बता देते हैं कि भारत रोबस्टा और अरेबिका कॉफ़ी के साथ साथ इंस्टेंट कॉफ़ी का निर्यातक है। रोबस्टा और अरेबिका ये कॉफ़ी की दो वैरायटीज़ हैं, ये आपको याद रखना है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, और ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इन सब टॉपिक्स के बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए या पढ़ने के लिए आप हमारे डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये साप्ताहिक वर्जन है उन्हीं डेली करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोग अति संक्षिप्त में पूरे हफ्ते भर के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। भारत कॉफ़ी के बारे में अगर बात करें, भारतीय कॉफ़ी के बारे में, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए भारत का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जहाँ पर कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत के कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 60 से 70% कॉफ़ी का उत्पादन अकेले केरला के द्वारा होता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और इस मैप में देखिए, आप जैसे जैसे भारत के तट के समानांतर चलना शुरू करेंगे तो कॉफ़ी के उत्पादक राज्यों की संख्या घटती जाएगी। जैसे आप पश्चिमी तट से शुरू करें कर्नाटक से, तो सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल आता है, ये दूसरे नंबर का उत्पादक, केरल के बाद तमिलनाडु तीसरे नंबर का उत्पादक, फिर आंध्र प्रदेश ये चौथे नंबर का उत्पादक, फिर उड़ीसा ये पाँचवें नंबर का उत्पादक। इसके बाद जो आप यहाँ पे ये उत्तर पूर्वी राज्य देख रहे हैं, यहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है। सिक्किम को छोड़कर ये सारे जितने भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में राज्य हैं, ये सभी कॉफ़ी के उत्पादक हैं। थोड़े से मात्रा में यहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये चिकमंगलूर में अवस्थित है। चिकमंगलूर जिला भारत में कॉफ़ी का पहली बार उत्पादन इसी ज़िले में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप। बाबा बुदन की यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, वहीं से कॉफ़ी का उत्पादन शुरू हुआ और धीरे धीरे ये भारत के दक्षिण के सभी राज्यों में फैल गया। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉफ़ी का, और वहाँ का सेंटोस बंदरगाह से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। मिशन 929 की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि किस चीज़ से संबंधित है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये त्रिपुरा में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का एक जागरूकता अभियान है, जिसकी शुरुआत भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। यहाँ से बस आपको केवल इतना याद रखना है कि मिशन 929 किसके द्वारा शुरू किया गया और ये किस राज्य में शुरू किया गया और ये किस चीज़ से संबंधित है। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। जैसे इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो ये BS रमादेवी थीं, और अभी जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और ये हैं राजीव कुमार। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, आपको पता होना चाहिए। K9 वज्र सुर्खियों में है, तो यहाँ पर K9 वज्र के बारे में इतना फैक्ट आप ध्यान रखिए कि ये गोला दागने की एक छोटी तोप है, और ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि सरकार ने लार्सन एंड टर्बो से एक समझौता किया है, और उसके तहत भारत की सरकार 100 और K9 वज्र लार्सन एंड टर्बो से खरीदेगी। ध्यान दीजिएगा, लार्सन एंड टर्बो भारतीय रक्षा सामग्री निर्माता कंपनी है। इसके बाद बात करते हैं स्मार्ट प्रोग्राम की। आपसे सीधे पूछा जाएगा कि स्मार्ट प्रोग्राम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पर
ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है, तो ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम। ये आप ध्यान रखिएगा। और भारत में आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस की मेजबानी की गई है कन्नूर विश्वविद्यालय द्वारा, जो कि केरल में अवस्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो हो जाएगा कन्नूर विश्वविद्यालय। और केरल से ही संबंधित एक चीज़ और याद रखिए, धर्मदम भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है जहाँ के सभी वार्डों में पुस्तकालय की सुविधा मौजूद है। तो आप ये धर्मदम याद रखिएगा और भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ हुआ। बात केरल की हुई, ये धर्मदम भी केरल में ही अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। बात केरल की हुई तो केरल के कुछ प्रमुख प्रतीकों को आप याद रखिए, जैसे यहाँ का फल कटहल है और यहाँ की तितली पेपेलियो बुद्ध नाम की है, ये तितली है एक जो कि यहाँ की तितली है। चिड़िया का नाम याद रखिए, ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ की राजकीय चिड़िया है। और अगर यहाँ का राजकीय प्राणी की बात करें तो हाथी है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं केरला के बारे में, आपको याद रखना है। केरला में ही अनामुडी पर्वत श्रृंखला है जिसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ ही साथ वायनाड एक यहाँ का प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र है जो अपने चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए फेमस है। बेम्बनाद झील भी यहीं पर ही अवस्थित है, ये आप याद रखिएगा। बेम्बनाद झील एक कयाल है। आगे बात करते हैं सर्बिया से। सर्बिया इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि इसने आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया है। ये है सर्बिया द्वारा जारी किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक टिकट। तो आपको केवल इतना याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हाल ही में किस देश ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर्बिया। सर्बिया की अगर बात करें तो सर्बिया दक्षिण पूर्व यूरोप में बसा हुआ एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश या भूबद्ध देश ऐसे देशों को कहते हैं जिनकी पहुंच डायरेक्ट समुद्र तक नहीं होती है। राजधानी इसकी बेलग्रेड है और ये डेन्यूब नदी के मुहाने पर अवस्थित है। माफ़ कीजिएगा, मुहाने पर नहीं अवस्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। सावा और डेन्यूब नदियाँ हैं ये दो, उन्हीं के संगम पर बेलग्रेड अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। सर्बिया के बारे में डिटेल्ड मैप है जिसे हमने डेली डिस्कशन में डिस्कस किया, आप उस डिस्कशन को रिफ़र कर सकते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान उद्यान का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ पर किया गया, तो इसे आप याद रखिएगा, जयपुर में इसका आयोजन और उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही साथ यहीं पर मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ और महात्मा गांधी तथा महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 आप याद रखिए, इसी में राष्ट्रपति के बारे में जिक्र हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 60, 61, 72 और 108 ये भी राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कोलकाता बताइएगा। कोलकाता में एक स्थान है जोका, वहीं पर राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन रखा गया है। इसके साथ ही साथ अगर पेयजल गुणवत्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन भी कोलकाता में ही हुआ है। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी याद रखिए, संदकफू चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम लें तो यहाँ का राजकीय प्राणी बिल्ली है। इसके साथ साथ यहाँ के राजकीय नृत्य रविंद्र नृत्य और छऊ नृत्य हैं। मछली यहाँ की हिल्सा है। किंगफिशर यहाँ की राजकीय चिड़िया है। और अगर यहाँ की नदी की बात करें तो यहाँ पर 2 नदियों को राजकीय नदी का दर्जा दिया गया है, उनमें से आपको तीस्ता और गंगा याद रखना है। अगर कौस्तुभ चटर्जी की बात करें तो ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन से संबंधित
एक संस्था का नाम याद रखिए, फिडे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ। विश्व में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की प्रतियोगिताएं होती हैं उसका निर्देशन इसी संस्था द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसान शहर में अवस्थित है। जग मिशन की अगर बात करें तो यहाँ से आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जग मिशन उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसे आप जागा मिशन के रूप में भी याद रखिए, क्योंकि इसके स्पेलिंग में JAGA यानी जागा लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण जग मिशन है। तो ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने इसे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार पर्यावास अर्थात शहरों में मकानों और झुग्गी झोपड़ियों को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान दीजिएगा कि इस योजना की शुरुआत 2018 में उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई थी और इसका लक्ष्य है कि 2023 के अंत तक उड़ीसा को भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बना दिया जाए। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ये इसे दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यूएन हैबिटेट की बात करें तो ये एक मंच है जिसकी शुरुआत एक NGO वर्ल्ड हैबिटेट और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संयुक्त रूप से एक मंच के रूप में पहल शुरुआत की गई है। और इसका काम जैसे पहले बताया, इसका उद्देश्य दुनिया भर के ह्यूमन सेटलमेंट्स को व्यवस्थित करना और रहने योग्य बनाना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, जो कि केन्या की राजधानी है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर ये हम लोग डिस्कशन जो डिटेल डिस्कशन करते हैं डेली, उसमें उड़ीसा के बारे में बताते हैं, उड़ीसा के कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में बताते हैं। जैसे औली, ये स्थान आपको याद होना चाहिए, ज़रूर याद रहना चाहिए। औली में एक स्तूप है जिसे शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है और यहीं पे ही अशोक का एक शिलालेख है। तो इस तरह के फैक्ट एंड फिगर जो स्टैटिक पोर्शन होता है किसी करंट अफेयर से रिलेटेड, उसे हम अपने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं, आप उसे ज़रूर रिफ़र करें। इसके बाद मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत जिस किसी के पास भी भूमि नहीं है रहने के लिए, घर नहीं है रहने के लिए, तो उन्हें भूमि आवंटित की जाएगी जिससे वहाँ पर वो अपना आवास का निर्माण कर सकें। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से आप ये याद रखिए कि इसके बीचों बीच में, लगभग बीचों बीच में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं जो कि आगे उत्तर प्रदेश में भी आती हैं और फिर बिहार में इन्हीं पहाड़ियों को कैमूर पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की शुरुआत गुजरात से होती है। इसी के दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण में यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा का काम करती हैं और इस पहाड़ी की भी शुरुआत गुजरात से होती है और ये छत्तीसगढ़ में जाकर समाप्त हो जाती है। इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में नर्मदा नदी बहती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो यहाँ से आपको ये फैक्ट याद रखना है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्य चुने गए हैं। इन 5 नए सदस्यों में से आपको 2 का नाम जरूर याद रखना है, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ये 2 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य के रूप में नामित हुए हैं। यहीं पर बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ओवरऑल टोटल 15 सदस्य होते हैं और इन 15 सदस्यों में से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। अभी हाल ही में भारत का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे हैं। ये इनका 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर को पूरा हुआ है और इनके स्थान पर 5 नए देश जिनमें इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड है ने औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण की है। तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित फैक्ट एंड फिगर आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। हमारा दूसरा टॉपिक है निजात अभियान। आपसे पूछा जाएगा निजात अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा निजात अभियान को शुरू किया गया है और इसका मेन मकसद है नशा, ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को और तेज करना और इन सबको समाप्त करना। ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में इसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस के द्वारा इस सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट पुलिसिंग अभियान के रूप में चयनित किया गया है। पांडवानी छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है। तीजन बाई इसकी प्रमुख गायिका हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
विश्व ब्रेल दिवस की अगर बात करें तो प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे और इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि के द्वारा जो भी दृष्टिहीन लोग हैं वो पढ़ने और लिखने में सक्षम हो पाते हैं। आप इस इमेज में देख रहे हैं, कागज़ पर उभरे उभरे हुए भाग होते हैं। इन्हीं उभरे हुए भाग के जरिए जो दृष्टिहीन लोग हैं वो पढ़ने में सक्षम होते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस आप याद रखिएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद FSSAI के बारे में करंट अफेयर्स बात कर लेते हैं। ये इससे संबंधित स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो ये कुछ कैंपेन चला रहा है, उनमें से 2 कैंपेन आपको याद रखना है। पहला कैंपेन ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट इसके द्वारा दिया जाता है और इसके तहत उत्तर प्रदेश का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र पाने वाला उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन बन गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। 5 स्टार रेटिंग किसी भी रेलवे स्टेशन को तब दिया जाता है जब वहाँ पर यात्रियों के लिए खाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा बहुत ही उच्च कोटि की होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट स्टेशन को मिला है। इसके साथ ही साथ यहीं से आप याद रखिए ईट राइट कैंपस टैग या ईट राइट कैंपस पहल के तहत सर्टिफिकेट मिला है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और बुलंदशहर जेल को। ईट राइट कैंपस टैग पाने वाली ये उत्तर प्रदेश की 2 जेलें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। यहीं पर बता दें कि ईट राइट इंडिया आंदोलन FSSAI के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है पूरे देश में सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे देश की खाद्य प्रणाली अच्छी तरह से और गुणवत्ता युक्त बने। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि FSSAI के नए CEO बने हैं, उनका नाम है जी कमलावर्धन राव। इनका नाम आपको याद रखना है। वाल्टर कनिंघम की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना है कि ये नासा के अंतरिक्ष यात्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय मानक ब्यूरो की अगर बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज और मार्जिंग स्टैचू कॉम्प्लेक्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज और मार्जिंग स्टैचू कॉम्प्लेक्स प्लेस का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से आप एक नदी का नाम याद रखिए, बराक नदी, जो कि यहाँ की प्रमुख नदी है और इसी बराक नदी पे तिपाई मुख नामक एक बांध अवस्थित है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अल अक्सा मस्जिद, जिसे टेंपल माउंट के नाम से भी जाना जाता है, ये चर्चा में है, तो आपको याद रखना है ये यरूशलेम में अवस्थित है और यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र स्थान है। इस मस्जिद को लेके फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं अल अक्सा मस्जिद और टेंपल माउंट से संबंधित, आपको याद रखना है। ये जो परिसर है, अल अक्सा मंदिर का जो परिसर है, ये इजराइल में भी अवस्थित है और फ़िलिस्तीन में भी अवस्थित है। इसका पश्चिमी भाग इजराइल में अवस्थित है और इसका पूर्वी भाग फ़िलिस्तीन में अवस्थित है। दोनों ही देश इस पर अपना अधिकार जताते हैं, इसीलिए ये मस्जिद या टेंपल माउंट हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये मस्जिद या टेंपल माउंट कहाँ अवस्थित है। ये हमने अपने डिटेल्ड करंट अफेयर्स में पूरे क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया है। आप करंट अफेयर्स डेली वाला देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इजराइल है और इजराइल में ये वाला जो क्षेत्र है ये फ़िलिस्तीन राज्य का है। फ़िलिस्तीन का कुछ भाग यहाँ पर भी अवस्थित है। अब बात करते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट की। द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं गंगा विलास क्रूज की। तो गंगा विलास क्रूज की अगर बात करें तो इसको दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज के रूप में जाना जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को बनारस से करेंगे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये शिप, गंगा विलास क्रूज शिप बनारस से होते हुए बांग्लादेश में जाएगी और बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक का सफ़र तय करेगी। आप इस मैप में इसका रूट देख सकते हैं। यहाँ बनारस है, बनारस के बाद ये बलिया होते हुए बिहार में प्रवेश करेगी, बिहार के मुंगेर के बाद ये बंगाल में प्रवेश करेगी, उसके बाद हुगली नदी के सहारे ये कोलकाता तक जाएगी। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का
यहाँ पर पर्यटक आनंद ले सकते हैं। उसके बाद सुंदरबन डेल्टा के साथ साथ ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी और ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे सहारे ये असम में प्रवेश करेगी। असम में जाके यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क के दर्शन पर्यटक कर पाएंगे। उसके बाद ये गुवाहाटी होते हुए असम के ही डिब्रूगढ़ में जाकर ये शिप अपनी यात्रा संपन्न करेगी, पूरी करेगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। लगभग 3200 किलोमीटर की जो ये यात्रा है 50 दिनों में पूरी की जाएगी। तो गंगा विलास क्रूज शिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। नित्यानंद राय समिति अगर आपसे पूछा जाए किस चीज़ से संबंधित है, तो इस समिति का गठन लद्दाख के विकास के लिए किया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में 4 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। काराकोरम लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जांस्कर पर्वत श्रृंखला और वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और जांस्कर और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बीच से ही यहाँ से ही सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इस नीचे के इमेज में आप देख सकते हैं सिंधु नदी, जो कि ये है लद्दाख और जांस्कर, ये यहाँ पे लद्दाख पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पे जांस्कर पर्वत श्रृंखला है। इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से सिंधु नदी बहती है। अंबेडकर अ लाइफ ये एक पुस्तक है जिसे शशि थारूर के द्वारा रचा गया है और इसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा, अंबेडकर अ लाइफ शशि थारूर की पुस्तक है। ताड़पत्ती पांडुलिपि संग्रहालय की अगर बात करें तो इसे तमिलनाडु माफ़ कीजिएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है और ये दुनिया का पहला ताड़पत्ती संग्रहालय है। इस संग्रहालय में ऐसी पुस्तकें रखी गई हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जो त्रवणकोट साम्राज्य के बारे में बताती हैं। वहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें इस ताड़पत्ती पांडुलिपि संग्रहालय में हैं, जो कि ताड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में हैं। पांडुलिपियाँ ऐसी दस्तावेज होते हैं जिन्हें हाथ से लिखा जाता है और ये अक्सर ताड़ के पत्तों, पेड़ों के छालों आदि पर लिखी जाती थी। अगर त्रवणकोट साम्राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी पद्मनाभपुरम थी और यहाँ के एक बहुत ही प्रतापी राजा के बारे में आपको याद रखना है। इस राजा का नाम है अनिजाम तिरुमल मार्तंड वर्मा। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एशिया के पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने किसी यूरोपीय शक्ति को हराया हो, युद्ध में हराया हो। ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1741 में कोलाचेल के युद्ध में पराजित किया और इस तरह से इन्हें एशिया में पहले राजा के रूप में जाना जाता है जिन्होंने किसी यूरोपीय शक्ति को हराया हो। राष्ट्रीय जीनोम संपदा एवं प्रशिक्षण केंद्र की अगर बात करें तो इसका उद्घाटन पंजाब के मोहाली में किया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब के राष्ट्रीय कृषि, खाद्य एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि मोहाली में स्थित है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। जीनोम एडिटिंग की अगर बात करें तो जीनोम एडिटिंग विभिन्न प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जिसके द्वारा वैज्ञानिकों को एक जीव के जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवांशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने और बदलने में मदद मिलती है। अगर जीनोम की बात करें तो जीनोम किसी भी जीव में पाए जाने वाले सभी जीनों का समूह को जीनोम कहते हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अगर बात की जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, तो आपको याद रखना है पंजाब के मोहाली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई, आयोजन किया गया। ये फैक्ट आपको याद रखना है। पंजाब की बात हुई तो सतलज, ब्यास और रावी ये 3 नदियां हैं जो पंजाब में प्रवाहित होती हैं, इन्हें आप याद रखिए। रावी पंजाब और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है, उसी प्रकार सतलज भी पंजाब और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके साथ ही साथ ब्यास और सतलज के बीच में ये जो भूभाग है इसे दोआब कहा जाता है और इस दोआब का नाम है बिष्ट दोआब। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि बिष्ट दोआब का निर्माण किन 2 नदियों के कारण होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सतलज और रावी। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इसमें हमने कोशिश की है कि पूरे हफ्ते भर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कशन कर लिया जाए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो पूरे हफ्ते भर हुए हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स कवर किया। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।